नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जानेंगे काव्य हेतु। यानी काव्य हेतु का मतलब होता है कारण। काव्य हेतु क्या है, किस आचार्य ने किसको काव्य हेतु माना है, कितने प्रकार के काव्य हेतु होते हैं, इसको हम अच्छे से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। हेतु शब्द का सामान्य अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है। हेतु का सामान्य अर्थ होता है कारण, अर्थात जिसे हेतु कहते हैं। ठीक है, कारण को हेतु कहा जाता है। काव्य का हेतु किसे कहा जाता है? सामान्य अर्थ में कारण को ही काव्य का हेतु कहा जाता है। काव्य हेतु का अर्थ होता है वे कारण जिसके माध्यम से काव्य की रचना की जाती हो, उसे क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। ठीक है, काव्य की उत्पत्ति का कारण किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण ही काव्य के हेतु कहलाते हैं। ऐसे कारण जिसे किसी व्यक्ति के अंदर काव्य की रचना करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, सामर्थ्य पैदा हो जाए, उसे उसी कारणों को हम क्या कहते हैं? काव्य हेतु कहते हैं या काव्य हेतु कहलाते हैं। बाबू गुलाब राय के शब्दों में देखो, बाबू गुलाब राय जी क्या कहते हैं? हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है। हेतु का अभिप्राय किन साधनों से है? उन साधनों से जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। यानी जब कवि कोई काव्य की रचना करने बैठता है, उसमें सहायता करने वाले जो साधन होते हैं उसे काव्य हेतु कहते हैं। कौन? बाबू गुलाब राय। ठीक है, आपको याद रखना है। भारतीय काव्य शास्त्र के भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु 3 भेद बताए गए हैं। आपसे पूछा जाए भी भारतीय जो काव्य शास्त्र है इसमें काव्य हेतु यानी काव्य के कारण कितने माने गए हैं? तो 3 भेद बताए गए हैं। 3 कौन कौन से भेद हैं? देखो, प्रतिभा जो जन्मजात होती है, जन्म के साथ ही आती है। व्युत्पत्ति, व्याकरणिक और साहित्यिक तत्वों का ज्ञान व्युत्पत्ति कहलाता है। अभ्यास, निरंतर अध्ययन करना अभ्यास होता है। यानी भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु कितने भेद माने गए हैं? काव्य हेतु जिसे हम कारण कहते हैं, काव्य के कारण कितने माने गए हैं? भी कितने प्रकार से कोई व्यक्ति काव्य की रचना कर सकता है? एक तो जिसमें प्रतिभा होती है यानी जन्मजात क्षमता होती है काव्य रचना करने की। एक व्युत्पत्ति के द्वारा जिसमें व्याकरणिक और साहित्यिक तत्वों का ज्ञान हो जाए पढ़ने से, व्युत्पत्ति के द्वारा। दूसरा, अभ्यास, निरंतर अभ्यास करने से काव्य की रचना की जा सकती है। इनमें प्रतिभा सर्व प्रमुख काव्य हेतु है। यानी जो ये 3 प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है, अभ्यास है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के कितने भेद माने गए हैं? काव्य हेतु के कितने भेद माने गए हैं? तो आपको याद रखना है, मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं। इनमें ऐसा कौन सा है जो काव्य का हेतु नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। प्रतिभा होती है वो जन्मजात पैदा होती है। व्युत्पत्ति व्याकरणिक और साहित्यिक तत्वों के ज्ञान से होती है। अभ्यास का मतलब निरंतर अध्ययन करने से। जब कोई व्यक्ति अगर निरंतर अध्ययन करता है, प्रयास करता है, अन्य कवियों की रचनाओं का अध्ययन करता है, तो वो भी क्या कर सकता है? काव्य की रचना कर सकता है अभ्यास से। और इसमें सबसे प्रमुख आपसे पूछ लिया जाए भी काव्य का जो प्रमुख हेतु है वो कौन सा है? तो प्रतिभा को काव्य का प्रमुख हेतु माना गया है, जिसमें कविताओं का बीज माना गया है प्रतिभा को। प्रतिभा क्या होती है? कविताओं का क्या होती है? कविताओं का बीज माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, आचार्य भामे। आचार्य भामे काव्य हेतु की जगह किस चीज का प्रयोग करते हैं? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आचार्य भामे है वो काव्य अलंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है। काव्य अलंकार में यानी आचार्य भामे है वो अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में कवि की प्रतिभा, जो कवि के अंदर प्रतिभा होती है, जो जन्मजात काव्य रचना करने की जो क्षमता होती है, उसको ही काव्य सृजन का क्या मानते हैं? मूल हेतु यानी मुख्य कारण मानते हैं।
अब ऐसे पूछा जा सकता है भी ऐसा कौन सा आचार्य है जो प्रतिभा को काव्य सर्जन का मूल हेतु मानता है। तो आचार्य भामे है। और किस में माना है? काव्य अलंकार के अंदर माना है। ठीक है। प्रतिभा के दो प्रकार, प्रतिभा भी दो प्रकार की मानी है। किसने? रुदट ने। अब पूछ लिया जाए भी ऐसा कौन सा आचार्य है जिन्होंने प्रतिभा को दो रूप माने हैं? कौन कौन से? सहजा और उत्पाद्य। यानी प्रतिभा के दो रूप किसने माने हैं? प्रतिभा के दो रूप रुदट ने माने हैं। रुदट ने माने हैं। कौन कौन से माने हैं? देखो, एक तो है सहजा। सहजा, सह का मतलब होता है सात, जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। जो सात जन्म लेती है, यानी जन्म जात जो होती है, जन्म के साथ जिसमें वो प्रतिभा होती है, वो सहजा प्रतिभा कहलाती है। उत्पाद्य प्रतिभा, उत्पाद्य प्रतिभा वो होती है जिसमें देव आराधना, देवताओं की स्तुति करके मंत्र बल से या अध्ययन जन्य से पैदा होती है। जिस प्रकार तुलसीदास जी, कालिदास जी को माँ सरस्वती की स्तुति कर कर अपने काव्य में रचना की, काव्य में नाम कमाया। उत्पाद्य, उत्पाद्य प्रतिभा किसे कहते हैं? देव आराधना करके, देवताओं की स्तुति करके, मंत्र बल से या अध्ययन करके, अभ्यास करके जिसको पैदा किया जाता है, वो उत्पाद्य प्रतिभा होती है। और सहजा प्रतिभा, सहजा प्रतिभा, सह का मतलब सात और जा का मतलब जन्म लेना होता है। जो व्यक्ति के साथ जन्मती है, जन्मजात प्रतिभा होती है, मतलब गॉड गिफ्ट होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए भी प्रतिभा के दो रूप किसने माने हैं? एक सहजा और दूसरा उपाध्य, उत्पाद्य। दूसरा उत्पाद्य और एक सहजा, ये दोनों किसने माने हैं? तो आपको याद रखना है रुदट ने माने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, जो काव्य हेतु है, हेतु का मतलब मैंने आपको बता दिया है, यानी कारण, ऐसे साधन जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति काव्य की रचना कर सकते हो, रचना कर सकता हो, जिसे रचना करने में सहायता मिलती हो, वो काव्य हेतु या काव्य कारण कहलाते हैं, काव्य हेतु कहलाते हैं। तो काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किसने किया है? ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने काव्य हेतु न कह करके काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है? तो आचार्य कौन है? बामन जी ने ऐसा किया है। बामन जी मानते हैं, ये वामन जी का मानना है कि काव्य हेतु के बदले काव्याम शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा उचित रहेगा। मानते हुए वामन जी क्या कहते हैं? लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्यांगिनी कहकर पुकारा है, यानी लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया है। अब आपसे पूछा जा सकता है भी ऐसा कौन सा आचार्य है जिन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया है? वैसे मैंने भारतीय शास्त्र के अनुसार आपको मुख्य रूप से बता दिया भी काव्य के हेतु तीन होते हैं। कौन कौन से? प्रतिभा है, ठीक है, प्रतिभा है, अभ्यास है, व्युत्पत्ति है। लेकिन वामन जी है ना, वो मुख्य रूप से किन को मानते हैं? देखो, लोक को, विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार करते हैं। ये आपको याद रखना है। काव्य हेतुओं के विवेचन में राजशेखर की मौलिक उद्भावना क्या है? देखो, यानी शक्ति और प्रतिभा में भेद किसने किया? भी शक्ति और प्रतिभा में क्या भेद है, ये किसने बताया? तो राजशेखर जी ने अपनी मौलिक उद्भावना में बताया भी शक्ति और प्रतिभा में क्या भेद है। शक्ति को राजशेखर मानते हैं व्यापक, शक्ति क्या है? व्यापक है, यानी फैली हुई है। जबकि प्रतिभा है वो परिमित, यानी सीमित है, सीमित मात्रा में प्रतिभा को माना है। और शक्ति को क्या माना है? व्यापक माना है। किसने? राजशेखर ने माना है। ठीक है। अब आगे देखो आप, राजशेखर बुद्धि के ये तीन प्रकार मानते हैं। अब आपसे पूछा जाए बुद्धि के तीन प्रकार किसने माने हैं? तो राजशेखर ने माने हैं। कौन कौन से? स्मृति, मति और प्रज्ञा। क्या माना है? स्मृति, मति और प्रज्ञा। स्मृति, मति, प्रज्ञा, बुद्धि के तीन प्रकार किसने माने हैं? तो राजशेखर ने माने हैं। अब राजशेखर ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? तीन प्रकार माने हैं। कौन कौन से माने हैं? ऐसा कौन सा है जो राजशेखर ने नहीं माना है? तो क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। स्मृति है, मति है, प्रज्ञा है, ये राजशेखर ने बुद्धि के तीन प्रकार माने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में राजशेखर जी कवियों की तीन कोटियों में बांटते हैं। किसके आधार पर? देखो, सहजा, यानी जो जन्मजात जो प्रतिभा होती है उसको सहजा बोला जाता है। हार्य, जिसको ग्रहण किया जाए, और औपदेशिकी,
प्रतिभा के आधार पर कवियों को तीन कोटियों में किसने बांटा है, आपसे पूछा जाए तो राजशेखर ने बांटा है। वो जो सहजा कोटि के जो कवि होते हैं, सहजा कोटि के अंतर्गत आते हैं, वो कैसे सारस्वत कवि कहलाते हैं, सारस्वत कवि कहलाते हैं। और जो हारी है कोटि के अंदर आते हैं, कोटि के अंतर्गत आते हैं, वो कैसे कवि होते हैं, अभ्यासिक, अभ्यास के द्वारा अभ्यास करके वो काव्य की रचना करते हैं। और औपदेशिक का निर्धारण करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बातें किसने स्वीकार की है, सहजा, हार्य और उपदेशी की प्रतिभा के आधार पर कवियों की श्रेणी तीन रूप से किसने बताई है, तो राजशेखर जी ने बताया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने का कारण किस आचार्य को भी प्रतिभा को काव्य हेतु का एकमात्र प्रतिभा को काव्य हेतु का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा गया है। ये जो प्रतिभा है उसको काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु, यानी प्रतिभा से बढ़कर कोई हेतु या कोई कारण नहीं हो सकता काव्य रचना में, ऐसा किस आचार्य ने माना है, जिसकी वजह से उस आचार्य का नाम ही प्रतिभावादी हो गया। तो आपको याद रखना है, पंडित राज जगन्नाथ जी प्रतिभावादी कवि कहलाते हैं, आचार्य कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रतिभा को काव्य रचना का एकमात्र हेतु मानते हैं। हेतु यानी कारण, एकमात्र कारण मानते हैं कि वही काव्य की रचना कर सकता है जिसके अंदर प्रतिभा हो। ठीक है, आगे आप देखो, पंडित राज जगन्नाथ जी क्या कहते हैं अपनी पुस्तक के अंदर, रस गंगाधर पुस्तक का नाम है। अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है भी रस गंगाधर है वो पुस्तक किसकी है, तो पंडित राज जगन्नाथ जी की रस गंगाधर पुस्तक है। इसमें प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है, और काव्य हेतु स्वीकार करते हुए क्या कहा है, तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, यानी काव्य की रचना करने का मुख्य कारण या मुख्य हेतु एक ही है, कौन, प्रतिभा है। इसीलिए जगन्नाथ जी को प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है वीरस गंगाधर पुस्तक किसकी है, तो पंडित राज जगन्नाथ जी की है। पंडित ऐसे कौन से आचार्य हैं जिसको प्रतिभा को एकमात्र काव्य का हेतु मानने के कारण प्रतिभावादी आचार्य के रूप में जाना जाता है, तो पंडित राज जगन्नाथ जी को जाना जाता है। और अपनी रस गंगाधर पुस्तक में उन्होंने प्रतिभा के बारे में क्या कहा है, तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा। ठीक है, एकमात्र ही ऐसा हेतु है प्रतिभा जिसके माध्यम से काव्य की रचना की जा सकती है। जगन्नाथ जी का मानना है कि प्रतिभा जिसमें है वही काव्य की रचना कर सकता है अच्छे से। ठीक है, आचार्य दंडी प्रतिभा के बारे में, काव्य हेतुओं के बारे में क्या कहते हैं, देखो, दंडी ने अपने ग्रंथ का काव्य आदर्श, अब पूछा जा सकता है आचार्य दंडी का पुस्तक का क्या नाम है या काव्य आदर्श किसकी रचना है, तो काव्य आदर्श है वो आचार्य दंडी की है। और आचार्य दंडी जी प्रतिभा, अभ्यास और लोको व्यवहार को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता दी है। उनकी मान्यता के अनुसार देखो किस किस को काव्य का कारण मानते हैं, किस किस को काव्य का हेतु मानते हैं, प्रतिभा को, अभ्यास को और लोक व्यवहार को काव्य हेतुओं का रूप मानते हैं या कारण मानते हैं। क्या कहते हैं, नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुतम च बहुतम निर्मलम आनंद सैचा वियोगो यशाम कारणम काव्य संपदा, कहते हुए प्रतिभा, अभ्यास और लोक व्यवहार को महत्व देते हैं। ठीक है, अर्थात आचार्य दंडी क्या कहते हैं, नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और बड़ा चढ़ाकर अभ्यास काव्य संपत्ति के कारण है। इन आचार्य दंडी का मानना है नैसर्गिक प्रतिभा होनी चाहिए, यानी भगवान की जो देन है, गॉड गिफ्ट प्रतिभा वाला होना चाहिए, और निर्मल शास्त्र ज्ञान और बढ़ चढ़कर अभ्यास करने से ही क्या होता है, काव्य की रचना की जा सकती है। ऐसा किसका मानना है, आचार्य दंडी का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आचार्य मम्मट जी क्या कहते हैं काव्य प्रकाश में। अब आचार्य मम्मट की पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है, रचना का नाम पूछा जाए तो काव्य प्रकाश है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है, आचार्य मम्मट की है, या आचार्य मम्मट जी की पुस्तक का क्या नाम है, तो काव्य प्रकाश है। इसमें काव्य के तीन हेतु माने हैं उन्होंने, कितने हेतु माने हैं, तीन माने हैं, कौन कौन से,
ये प्रतिभा को शक्ति मानते हैं। अब ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रतिभा को शक्ति किसने माना है, तो मम्मट ने माना है। और लोक शास्त्र का अन्वेषण तथा अभ्यास दूसरे स्थान पर ये भी कहते हैं शक्ति काव्य का बीज संस्कार है, यानी प्रतिभा, प्रतिभा जिसे कहते हैं, अन्य आचार्यों ने जिसे प्रतिभा कहा है, वहाँ मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति दी, शक्ति नाम दिया है। शक्ति को मुख्य रूप से काव्य का हेतु माना है, लेकिन लोक शास्त्र का ज्ञान होना भी चाहिए, अभ्यास को भी महत्व दिया है। और दूसरे स्थान पर शक्ति यानी प्रतिभा को क्या कहा है, काव्य का बीज संस्कार कहा है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने प्रतिभा यानी प्रतिभा को शक्ति मानते हुए काव्य का बीज संस्कार कहा है, तो आचार्य मम्मट जी हैं। आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखो आप, अब हम जानेंगे काव्य हेतुओं का स्वरूप, यानी काव्य हेतु के स्वरूप कितने हैं, मुख्य रूप से 3 हैं। कौन कौन से? पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति, तीसरा है अभ्यास। आपको अच्छे से याद रखना है। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है, यानी प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना करने में योग्य बनाती है। किसके अनुसार? राजशेखर के अनुसार। राजशेखर जी प्रतिभा के बारे में क्या कहते हैं? सा शक्ति केवल काव्यम हेतु। सा शक्ति यानी वह शक्ति। कौन सी शक्ति? प्रतिभा एक ऐसी शक्ति है, एकमात्र ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना करने में सामर्थ्य पैदा करती है, क्षमता देती है, जिसके माध्यम से वो काव्य की रचना कर सकता है। ऐसा किसका मानना है? प्रतिभा के माध्यम से राजशेखर का मानना है। केवल राजशेखर क्या कहते हैं? प्रतिभा ही एक ऐसी है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति है वो किसी काव्य की रचना अच्छे से कर सकता है। आचार्य वामन का क्या मत है? देखो, आचार्य वामन जी कहते हैं प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार है जिसके बिना काव्य की रचना करना संभव नहीं है। अब पूछा जा सकता है भी ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने कहा है भी प्रतिभा है वो जन्म से प्राप्त होती है, जन्म से प्राप्त वाला संस्कार है जिसके बिना काव्य की रचना करना संभव भी नहीं है, सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसा कहने वाले हैं वामन। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, आचार्य अभिनव गुप्त प्रतिभा की परिभाषा देते हुए लिखा है प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा परघा। प्रतिभा एक ऐसी अपूर्व वस्तु यानी अद्भुत वस्तु है जिसके माध्यम से ही कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी काव्य की रचना कर सकता है। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को एक नया नाम भी दिया है। क्या कहा है आचार्य मम्मट ने? प्रतिभा को शक्ति कहा है। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है भी ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है, तो मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है। काव्य का बीज संस्कार स्वीकार करते हुए जिसके बिना काव्य की रचना करना असंभव बताया है। ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है भी ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने कहा है भी शक्ति के बिना, प्रतिभा के बिना ये काव्य का क्या है, बीज संस्कार है, उसके बिना काव्य की रचना करना असंभव है। तो ऐसा मम्मट जी ने माना है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, दूसरा स्वरूप क्या है? व्युत्पत्ति, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निपुणता, पांडित्य या विद्वता यानी विद्वानता। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है। संस्कृत आचार्यों ने व्युत्पत्ति को काव्य हेतुओं में दूसरा स्थान दिया है। पहला किसका है? प्रतिभा का है। दूसरा किसका है? व्युत्पत्ति का है। व्युत्पत्ति के बल पर ही कोई व्यक्ति यह निर्णय कर पाता है, यानी आचार्यों का मानना है, संस्कृत आचार्यों का मानना है कि व्युत्पत्ति के बल पर ही कोई व्यक्ति ये निर्णय कर पाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित होगा। सच तो यह है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति समवेत रूप से ही काव्य हेतु होते हैं, दोनों ही होना चाहिए। आचार्यों का क्या मानना है कि काव्य रचना करने के लिए प्रतिभा और व्युत्पत्ति का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पर व्युत्पत्ति के बिना उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। व्युत्पत्ति ही एक ऐसा बल है, ऐसी शक्ति है काव्य रचना करने में, जिसके माध्यम से शब्दों का प्रयोग उचित होगा या नहीं होगा। तो देखो आप, हिंदी आचार्य राजशेखर के अनुसार, राजशेखर जी व्युत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं? उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति, यानी
व्युत्पत्ति ही एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा बल है, कौन कहते हैं, राजशेखर कहते हैं, जिसके द्वारा हमें शब्दों का ज्ञान होता है भी कौन सा शब्द किस स्थान पर उचित है, किस स्थान पर अनुचित है। अर्थात उचित अनुचित का विवेक हमें कौन देता है, व्युत्पत्ति से प्राप्त होता है। ये किसका मानना है, राजशेखर जी का मानना है कि उचित अनुचित का विवेक हमें व्युत्पत्ति के द्वारा होता है। ये राजशेखर जी का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास 3 नंबर में। आचार्य दंडी ने अभ्यास को ही काव्य का हेतु मानना है। ऐसे कौन से आचार्य हैं जो केवल अभ्यास को ही काव्य का हेतु माना है, तो आचार्य दंडी कहते हैं कि अभ्यास करने से ही काव्य की क्या होती है, रचना की जा सकती है। हिंदी आचार्यों ने अभ्यास के महत्व को इस प्रकार स्वीकार किया है, देखो कैसे स्वीकार किया हिंदी आचार्यों ने अभ्यास के महत्व को। करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात सिल पर परत निशान। जिस प्रकार करत करत अभ्यास के, अभ्यास करने से जड़मती यानी मंद बुद्धि भी सुजान यानी विद्वान हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे रस्सी आवत जात सिल पर परत निशान, जिस प्रकार कुएं से जब हम पानी निकालते हैं बार बार रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं तो सिल पर क्या हो जाता है, परत पर क्या हो जाता है, निशान हो जाता है। उसी प्रकार हिंदी आचार्यों का मानना है अगर कोई व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है, चाहे वो जड़ बुद्धि यानी मंद बुद्धि ही क्यों ना हो, सुजान यानी विद्वान हो जाता है। ये किसका मानना है, हिंदी आचार्यों का मानना है। ठीक है, आगे देखो, संपूर्ण विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास ही काव्य के हेतु हैं, किंतु प्रतिभा को सर्वप्रमुख जिससे व्युत्पत्ति व अभ्यास में निरंतर निखारा जा सकता है। यानी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को महत्व दिया है सभी, लगभग सभी आचार्यों ने काव्य हेतु के रूप में, काव्य कारण के रूप में। लेकिन जो इन तीनों में प्रतिभा है ना, वो सर्वप्रमुख कारण है, सर्वप्रमुख हेतु है। इसको जिस व्यक्ति में अगर प्रतिभा होती है तो व्युत्पत्ति और अभ्यास से उसको क्या कर सकता है, निखार सकता है। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।